नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है विनीत कुमार श्रीवास्तव, नित्यानंद अकेडमी नैनी प्रयागराज से, और अब मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक भारत का इतिहास। पिछले अध्याय में हम लोगों ने मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों पर विचार किया था, जिसमें औरंगजेब के सख्त शासनकाल को इसका एक प्रमुख कारण माना जाता है। आज हम लोग 18वीं सदी में भारत में राज्यों की स्थिति के ऊपर चर्चा करेंगे। तो मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। इसका फायदा उठाकर बहुत सी आर्थिक एवं राजनीतिक शक्तियां उसके खिलाफ सिर उठाने लगी थी। 18वीं सदी और उसके बाद के काल में मुगल साम्राज्य बिखरने की तरफ और भी अग्रसर हो चुका था, और इसकी वजह से बहुत सी अर्ध स्वतंत्र एवं स्वतंत्र शक्तियां उसके खिलाफ उठ खड़ी हुई, जैसे हैदराबाद, बंगाल, अवध, मराठा राजशाही आदि। तो अंग्रेजों को बाद में भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन्हीं शक्तियों के खिलाफ एक प्रकार से युद्ध करना पड़ा था। तो उस समय भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा हुआ माना जा सकता है। पहला वह क्षेत्र था जिसे उत्तराधिकार के राज्य कहा जा सकता है, जैसे अवध और हैदराबाद। ऐसे राज्यों में प्रांतीय गवर्नर ने मुगल साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति की अवहेलना चालू कर दी थी और स्वयं को राजा घोषित कर लिया था। दूसरे तरीके के राज्य ऐसे राज्य कहे जाते हैं जहां पर मुगल सत्ता के खिलाफ जमींदारों, किसानों आदि का विद्रोह हुआ, जैसे पंजाब, अफगान और मराठा राजशाही। एक और तीसरा क्षेत्र था जहां पर मुगल शासन बहुत थोड़ा ही पहुंच पाया था, जैसे भारत के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व के समुद्री इलाके एवं उत्तर पूर्व के दूरवर्ती क्षेत्र, जहां पर मुगल साम्राज्य पूरी तरीके से पहुंच नहीं पाया था। मोटे तौर पर कहा जाए तो उस समय भारत के लगभग सभी राज्यों ने मुगल शासन की अधीनता स्वीकार कर ली थी और स्वयं को शासक के रूप में वैध बना रखा था, और लगभग सभी राज्यों ने मुगल प्रशासनिक ढांचे को अपना रखा था। तो शुरू करते हैं हैदराबाद एवं कर्नाटक से। हैदराबाद की स्थापना निजाम उल मुल्क आसफ जहां ने 1724 में की थी। तो हैदराबाद की स्थापना निजाम उल मुल्क आसफ जहां ने 1724 में की थी। औरंगजेब के बाद के नवाबों में उसका महत्वपूर्ण स्थान था। सैयद बंधुओं को गद्दी से हटाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसे दक्कन का वायसराय की उपाधि से नवाजा जाता था। 1720 से 1722 के बीच में उसने दक्षिण में अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया था। 1722 से 1724 के बीच में वह मुगल साम्राज्य का वजीर रहा था। तो 1722 से 24 के बीच में आसफ जहां वजीर रहा था मुगल साम्राज्य का।
वजीर रहते हुए उसने मुगल प्रशासनिक ढांचे को सुधारने का प्रयास किया था। उसके इन प्रयासों को बादशाह मोहम्मद शाह ने एक प्रकार से नकार दिया था या नाकाम कर दिया था। इस वजह से बादशाह से असंतुष्ट होकर वह दक्षिण वापस चला गया था और वहां जाकर उसने हैदराबाद की नींव रख दी थी। उसने कभी भी मुगल साम्राज्य की खुल करके खिलाफत नहीं की थी, फिर भी उसने मुगल साम्राज्य से बिना पूछे युद्ध किए, बहुत से समझौते किए और ओहदे बांटे। उसके शासनकाल में उसने जमींदारों को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया और मराठाओं को अपने क्षेत्र से दूर रखा। लेकिन 1748 में उसकी मृत्यु के पश्चात हैदराबाद उन विघटनकारी शक्तियों के हाथ में आ गया जो उस समय दिल्ली में सक्रिय थी। इसके बाद कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक हैदराबाद का ही एक सूबा था। तो कर्नाटक हैदराबाद का ही एक सूबा था और जिस प्रकार से हैदराबाद मुगल साम्राज्य से अलग होकर अपना स्वतंत्र शासन कर रहा था, उसी प्रकार कर्नाटक हैदराबाद से अलग होकर स्वतंत्र शासन करने का प्रयास कर रहा था। इसी क्रम में कर्नाटक के नवाबों ने अपने पद को वंशानुगत बना लिया था और तत्कालीन नवाब सआदतउल्ला खान ने दक्षिण या कह सके तो हैदराबाद के निजाम से बिना पूछे अपने भतीजे दोस्त अली को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन 1740 में बहुत सी नवाबी की लड़ाइयों की वजह से कर्नाटक बहुत ज़्यादा विघटन की स्थिति में आ चुका था और इसका फायदा उठाकर यूरोपियों ने भारतीय या कह सके तो कर्नाटक की राजनीति में प्रवेश कर लिया था। अब बात बंगाल की कर लेते हैं। तो बंगाल मुगल सल्तनत की केंद्रीय सत्ता की कमजोरी को फायदा उठाकर बंगाल को स्वतंत्र करने का श्रेय दो व्यक्तियों को जाता है, मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां। तो मुर्शिद कुली खां और अली वर्दी खां तो मुर्शिद कुली खां 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान हुआ करता था और उसी समय से बंगाल मुगल केंद्रीय सत्ता से अवहेलना करते हुए स्वतंत्र रूप से शासन करने का प्रयास कर रहा था। 1717 में वह वहां पर सूबेदार बनाया गया। उसके शासनकाल में बंगाल में जमींदारों के विद्रोहों में काफ़ी गिरावट आई। केवल 3 विद्रोह हुए थे, जिसमें कि पहला विद्रोह सीताराम उदयनारायण तथा गुलाम मोहम्मद ने किया था, दूसरा विद्रोह शुजात खान ने और तीसरा विद्रोह निजात खान ने किया था। उसने 1717 से लेकर 1727 तक सूबेदार का पद थामा था और उसकी मृत्यु के पश्चात 1727 में उसका दामाद शुजाउद्दीन वहां का सूबेदार बनाया गया, जिसने 1739 तक वहां पर शासन किया। उसके पश्चात उसका पुत्र सरफराज खां
बंगाल का सूबेदार बनाया गया, जिसे कि हटा करके अलीवर्दी खान ने बंगाल के सूबेदार का पद ग्रहण किया और केंद्रीय सत्ता से स्वतंत्र होकर उसने शासन का प्रयास किया। अब बात अवध की कर लेते हैं। अवध अवध को स्वायत्तता दिलाने का श्रेय सादत खां बुरहान उल मुल्क को जाता है, जिसे 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया था। तो 1722 में सादत खां बुरहान उल मुल्क को अवध का सूबेदार बनाया गया था। उसकी नियुक्ति के पश्चात बहुत से जमींदारों ने इसका विरोध किया। सादत खान ने इन जमींदारों के विरोधों को दबा दिया और अन्य जमींदारों के अपने पक्ष में ले लिया। इसने 1723 ईस्वी में नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया। तो इसने 1723 ईस्वी में नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया और किसानों की स्थिति को काफी सुधार करने का प्रयास किया। 1739 में इसकी मृत्यु के पश्चात चूंकि अवध वंशानुगत हो चुका था, तो इसका भतीजा सफदरजंग अवध का सूबेदार बनाया गया। तो 1739 में सफदरजंग अवध का सूबेदार बनाया गया, जिसे कि 1748 में वजीर बनाया गया और इलाहाबाद का प्रांत मिला। अगले अध्याय में हम भारत के अन्य राज्यों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।